डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अप्रैल 14, 1891 में महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में अलग बैठाया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता, लेकिन अपनी लगन और प्रतिभा से उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आगे की डिग्रियां। भारत लौटकर उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। पूना पैक्ट, मंदिर प्रवेश आंदोलन और सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। ब्राह्मण समाज में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर हमेशा से मिश्रित भाव रहे हैं। कई लोग उन्हें ब्राह्मण विरोधी मानते थे क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद को हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया था। लेकिन पंडित शिवनारायण जैसे लोग मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों को भी मुक्ति दी, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की गुलामी से, क्योंकि संविधान ने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं। खबर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लाखों पोस्ट्स, हजारों वीडियो। कोई लिखता, ये पार्क ब्राह्मणों की आंखें खोलने वाला है, बाबा साहेब ने सबको बराबरी दी। कोई गुस्से में लिखता, 5 करोड़ बर्बाद, अपनी संस्कृति भूल गए। टीवी चैनलों पर डिबेट शो शुरू हो गए। एक चैनल पर एंकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या ये जातिवाद के अंत की शुरुआत है या नई राजनीति? स्टूडियो में दलित नेता, ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि, इतिहासकार सब बहस कर रहे थे। पार्क में आने वाले लोगों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। पहले सैकड़ों, फिर हजारों और एक सप्ताह में ही 50,000 से ज्यादा लोग आ चुके थे। लोग बसों में भर भर कर आते, ट्रेनों से उतरते, साइकिलों पर सवार होकर पहुंचते। एक परिवार दिल्ली से पूरा रास्ता गाड़ी चलाकर आया। पिता ने कहा, मैं अपने बच्चों को संविधान की असली कीमत समझाना चाहता था। इससे बेहतर जगह कोई नहीं। पंडित शिवनारायण जी ने बताया कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत, कुछ जमीन बेचकर और करीबी मित्रों की मदद से जुटाए। पार्क का निर्माण पूरे 2 वर्ष चला। आर्किटेक्ट दिल्ली से बुलाए गए। मूर्ति जयपुर के बेहतरीन शिल्पकारों ने तराशी। हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया गया। पार्क में एक छोटी लाइब्रेरी है जहां डॉक्टर अंबेडकर की सारी किताबें उपलब्ध हैं। एक सभागार है जहां विचार विमर्श और सेमिनार होते हैं। एक बच्चों का खेल क्षेत्र है जहां जाति पाति भूलकर सब साथ खेलते हैं। ये घटना सिर्फ एक पार्क बनाने की नहीं थी, ये एक सोच की क्रांति थी। पूरे देश में लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या जाति की दीवारें अब गिर रही हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक समुदाय के नहीं, पूरे भारत के नेता हैं? पंडित जी के शब्द हर तरफ गूंज रहे थे, अगर बाबा साहेब ना होते तो हमारा क्या होता? और ये सवाल अब हर दिल में घर कर चुका था। लोग पार्क नहीं, एक नई सोच देखने आ रहे थे। लाखों लोग पहुंचे, करोड़ों दिलों में ये खबर उतर गई। ये सिर्फ एक पार्क की कहानी नहीं थी, ये भारतीय समाज के बदलते चेहरे की कहानी थी। अगले रविवार को, जो कि पार्क के उद्घाटन के ठीक 1 सप्ताह बाद था, सरोजनी नगर के उस शांत कस्बे में एक अलग ही हलचल थी। सूरज की किरणें अब भी ठंडी हवा को चीर रही थीं, लेकिन हवा में एक नई ऊर्जा थी, माइनस विचारों की, संवाद की। पार्क में कोई बड़ा नेता नहीं बुलाया गया था, न कोई मंच की चमक दमक, न कोई लाउड स्पीकर की गूंज। बस एक साधारण सा मंच जो हरी घास पर ही सजाया गया था और उसके सामने सैकड़ों कुर्सियां भी नई न थी, पार्क की ही पुरानी बेंचें जो लोग खुद ही लाकर बिठा चुके थे। पंडित शिवनारायण शुक्ला जी, वही 60 वर्षीय ब्राह्मण मुखिया, सफेद कुर्ता पायजामा में खड़े थे। उनके हाथ में था भारतीय संविधान की एक पुरानी घिसी पिट्टी कॉपी जो उनके पिता की विरासत थी। सामने बैठे सैकड़ों लोग थे, लोकल गांव वाले, दूर दराज से आए तीर्थयात्री, युवा छात्र, बुजुर्ग महिलाएं और यहाँ तक कि कुछ पत्रकार जो चुपके से नोट्स ले रहे थे। पार्क अब सिर्फ एक स्थान नहीं रह गया था, वो एक जीवंत सांस लेने वाला प्राणी सा लग रहा था। नीले ग्रेनाइट की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सुबह की धूप में चमक रही थी, मानो वो भी इस सभा का हिस्सा हो। तालाब में कमल के फूल हल्के हल्के लहरा रहे थे और पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं। कोई भाषणबाजी नहीं होनी थी, कोई नारे नहीं, बस एक सच्चा संवाद। पंडित जी ने मंच पर चढ़ते हुए सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर नमस्कार के साथ, फिर गहरी सांस ली और बोले, आज मैं आपको कुछ बताने नहीं आया, आज मैं आपके साथ कुछ साझा करने आया हूं। और ये साझा कुछ ऐसा है जो शायद हम सबने कभी गहराई से न सोचा हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहेब ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। उस पल सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों को अजीब लगा।
कईयों ने पहली बार ऐसा वाक्य सुना था। एक युवा लड़का जो कॉलेज से आया था अपनी सहेली से फुसफुसाया, ब्राह्मणों के लिए? बाबा साहेब तो दलितों के मसीहा थे ना? पास में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। पंडित जी ने देखा ये सब। उन्होंने मुस्कुराए एक दुखी लेकिन आशावादी मुस्कान, फिर संविधान की किताब उठाई और पहला सवाल रखा, क्या आज एक गरीब ब्राह्मण बच्चा बिना किसी राजा या जमींदार के सहारे पढ़ सकता है? क्या वो स्कूल जा सकता है, कॉलेज में दाखिला ले सकता है और डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है सिर्फ अपनी मेहनत से? लोगों ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। आवाजें एक साथ गूंजी जैसे कोई सामूहिक स्वीकारोक्ति। पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा, यह अधिकार कोई परंपरा ने नहीं दिया, कोई पुरानी रीति रिवाज ने नहीं, यह अधिकार संविधान ने दिया। और संविधान के पिता कौन थे? बाबा साहेब। उन्होंने भारत के हर बच्चे को, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो या कोई और, ये हक दिया कि शिक्षा जन्म का गुलाम न हो। आजादी से पहले ब्राह्मण परिवारों में भी सिर्फ अमीर घराने ही पढ़ पाते थे, बाकी गरीब ब्राह्मण तो मंदिरों में भिक्षा मांगते थे। लेकिन बाबा साहेब ने अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 15 तक समान अवसर, मुफ्त शिक्षा, सब कुछ लिखा। उनके बिना हमारा समाज आज भी अंधेरे में होता। सभा में बैठे लोग अब झुककर सुनने लगे। एक मध्यवयस्क व्यक्ति जो लोकल व्यापारी था ने हाथ उठाया और पूछा, लेकिन पंडित जी, ब्राह्मण तो पहले से ही पढ़े लिखे थे, हमें तो फायदा ही हुआ ना? पंडित जी ने धीरे से कहा, फायदा? हाँ, लेकिन वो फायदा जन्म का था, न कि कानून का। और जन्म का फायदा कभी स्थायी नहीं होता। देखिए, आजादी से पहले ब्राह्मणों को वेद शास्त्र पढ़ने का विशेषाधिकार था, लेकिन वो भी राजाओं की कृपा पर टिका था। एक राजा बदलता तो विशेषाधिकार उड़ जाते। बाबा साहेब ने हमें कानून दिया, अनुच्छेद 14, कानून के सामने समानता। अब कोई राजा या जमींदार नहीं पूछता कि तुम ब्राह्मण हो या नहीं, तुम सिर्फ नागरिक हो। फिर पंडित जी ने दूसरा सवाल रखा, क्या आज कोई ब्राह्मण केवल जन्म के कारण कानून से ऊपर है? क्या वो अपराध कर सकता है और कह सकता है, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे छूट मिलेगी? सभा चुप हो गई। कोई हंसना चाहता था, लेकिन हंसी न आई। सब जानते थे नहीं। पंडित जी ने आगे कहा, बाबा साहेब ने ब्राह्मणों को भी ये सिखाया कि सम्मान जन्म से नहीं, कर्म और व्यवहार से मिलता है। उनके संविधान ने हमें भीड़ के गुस्से से बचाया। आज अगर कोई ब्राह्मण गलती करता है तो कोर्ट जाता है, लेकिन पहले तो ब्राह्मण पंचायतें या राजा के दरबार में फैसला होता, और वो फैसला हमेशा पक्षपाती होता। बाबा साहेब ने अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 17 से श्रम की गरिमा दी, भेदभाव हटाया। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी चाहिए। ब्राह्मण होकर हमने कभी न सोचा कि ये लोकतंत्र हमारी रक्षा भी करता है। सभा में अब माहौल बदल चुका था। लोग नोट्स ले रहे थे, फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे। एक बुजुर्ग जिनका नाम रामनाथ पांडे था, धीरे से बोला, पंडित जी, ये बात तो कभी किसी ने नहीं बताई। हम तो हमेशा सोचते थे कि बाबा साहेब ने ब्राह्मणों से कुछ छीना है। पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ रामनाथ जी, यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। बाबा साहेब ने ब्राह्मणों से कुछ छीना नहीं, उन्होंने हमें भी भीड़ के गुस्से से बचाया। उन्होंने हमें भी कानून के दायरे में सुरक्षित किया। देखिए, आजादी के बाद जब जातिगत हिंसा हुई, चाहे दलितों के खिलाफ या फिर उल्टा, तो संविधान ने सबको ढाल दी। अनुच्छेद 15 ने भेदभाव रोका। अगर बाबा साहेब ना होते तो समाज ताकत के आधार पर चलता, और ताकत जब बदलती है तो सबसे पहले वही कुचले जाते हैं जो कानून के बजाय जाति या भीड़ पर भरोसा करते हैं। ब्राह्मण समाज ने सदियों तक वेदों से ज्ञान दिया, लेकिन बाबा साहेब ने हमें व्यावहारिक ज्ञान दिया, समानता का। पंडित जी ने अब अपनी कहानी को और गहरा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बचपन में 60 के दशक में गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार को जमींदार ने जमीन से बेदखल कर दिया था। मेरे चाचा जी पढ़े लिखे थे, लेकिन नौकरी न मिली तो मजदूरी करने लगे। लोग कहते, ब्राह्मण होकर मजदूरी, लेकिन संविधान ने उन्हें हक दिया आरक्षण नहीं, बल्कि समान अवसर। आज मेरे बेटे एक IIT से इंजीनियर हैं, बिना किसी जमींदार की कृपा के। ये सब बाबा साहेब की देन है। सभा में तालियां गूंजी, लेकिन ये तालियां सिर्फ प्रशंसा की नहीं, बल्कि एक जागृति की थी। अब पंडित जी ने तीसरा सवाल रखा, क्या आज ब्राह्मण महिलाएं बिना पिता या पति की अनुमति के नौकरी कर सकती हैं, संपत्ति रख सकती हैं? जवाब आया, हाँ। पंडित जी बोले, ये हिंदू कोड बिल की देन है, जिसे बाबा साहेब ने सबसे पहले पेश किया। सन 1985 में उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार।
ब्राह्मण घरों में भी विधवाओं को जलाने या सती करने की प्रथा थी। बाबा साहेब ने उसे रोका। उन्होंने कहा, महिलाओं को पुरुषों का गुलाम न बनाओ। आज हमारी बहुएं बेटियां स्वतंत्र हैं, ये उनके संघर्ष का फल है। सभा अब एक संवाद का मैदान बन चुकी थी। लोग सवाल पूछने लगे। एक दलित युवती ने हाथ उठाया, पंडित जी, तो क्या ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? पंडित जी ने कहा, आरक्षण जरूरत का उपाय है, न कि दंड। बाबा साहेब ने अनुच्छेद 16 से आरक्षण दिया ताकि सदियों का अन्याय सुधरे। लेकिन ब्राह्मणों के लिए, उनके लिए समानता ही सबसे बड़ा आरक्षण है, क्योंकि बाबा साहेब ने सिखाया, सबको ऊपर उठाओ, किसी को नीचे न खींचो। धीरे धीरे सभा 2 घंटे से ज्यादा चल गई। पंडित जी ने बाबा साहेब के जीवन को विस्तार से बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मध्य में अप्रैल 14, 1891 को हुआ था, एक महार रेजिमेंट के सिपाही के घर में। बचपन से भेदभाव, स्कूल में अलग बैठना, पानी न छूना, लेकिन उन्होंने कभी हार न मानी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, लंदन से बैरिस्टर। भारत लौटकर उन्होंने मणि भवन में आंदोलन चलाए। पूना पैक्ट सन 1933 में, जहां उन्होंने गांधी जी से समझौता किया ताकि दलितों को अलग निर्वाचन न मिले लेकिन आरक्षण मिले। संविधान सभा में सन 1947 से 85 तक उन्होंने 2400 से ज्यादा संशोधन झेला। अंततः संविधान दिसंबर 6, 1950 को लागू हुआ। लेकिन बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने पूरे समाज को, श्रमिक अधिकार, भूमि सुधार, महिलाओं के हक, ब्राह्मणों के लिए। उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की, लेकिन ब्राह्मणों को दुश्मन नहीं माना। उनकी किताब कास्ट्स इन इंडिया में लिखा, जाति व्यवस्था सबको बांधती है, ब्राह्मण ऊपर लगते हैं, लेकिन वे भी गुलाम हैं परंपराओं के। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाकर दिखाया कि मुक्ति सबके लिए है। लोग पूछ रहे थे, आखिर क्यों? 3 दिनों के अंदर ही दूर दराज के इलाकों से लोग आने लगे। पहले तो लोकल बसें रुकने लगीं, फिर प्राइवेट कारें, टैक्सियां, यहां तक कि बाइक्स पर सवार परिवार। दिल्ली से, कानपुर से, प्रयागराज से, गोरखपुर से, यहां तक कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से भी लोग पहुंचने लगे। पार्क के बाहर पार्किंग की जगह कम पड़ गई। लोग चुपचाप अंदर जाते, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते और देर तक निहारते रहते। कई लोग कुछ बोलते तक नहीं, बस फोटो खींचते और वापस लौट जाते। एक बुजुर्ग महिला जो लखनऊ से अपनी पोती के साथ आई थी, धीरे से बोली, बिटिया देखो कितना शांत स्थान है, कोई जाति पाति का बोर्ड नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ संविधान और बाबा साहेब। पार्क का डिजाइन ही ऐसा था कि दिल जीत लेता था। लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ यह पार्क चारों तरफ से नीम, पीपल और आम के पेड़ों से घिरा था। बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले रहते थे। मूर्ति 20 फुट ऊंची थी, जो राजस्थान के मकराना क्षेत्र से मंगवाए गए नीले ग्रेनाइट से तराशी गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।